9 साल की लड़की चीखती रही, लेकिन उसने एक न सुना। माता पिता का रो रो कर हुआ बुरा हाल, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी मौत के पीछे वैसा आदमी भी हो सकता है जिससे लोग डेली मिलते जुलते हैं, और पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला। अचानक उसने आत्महत्या कर ली और नेक इंसान की मौत मर गया। आखिर में 60 साल बाद पता चला कि वो कौन था और वो उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तो आइए कुछ इसी तरह के सवाल को डिटेल में समझते हैं, जैसे कि इस केस को सुलझने में 60 साल क्यों लग गए, मारने वाला खुद आत्महत्या क्यों कर लिया, और हत्यारा के पहचान कराने वाली खुद उसकी बेटी कैसे निकली। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में एक शहर है स्पोकन। सेलकिर्क पर्वत और स्पोकन नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति और कला की दृष्टि से अमेरिका के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्योहार फादर्स डे की शुरुआत भी इसी शहर से हुई है। यहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक झरने हैं। कुल मिलाकर स्पोकन शहर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज की हमारी कहानी भी इसी स्पोकन शहर की है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी। बात 1949 की है। इलेने और कार्ल रोजर के घर एक बेटी जन्म होता है जिसका नाम कैंडी रोजर रखा जाता है। कैंडी के जन्म होने के बाद उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया। उसका पालन पोषण उसकी माँ इलेने ने किया। इलेने, जो कि एक स्कूल टीचर है, कैंडी का पूरा ध्यान रखती थी। कैंडी जब कुछ बड़ी हो गई तो उसका दाखिला पास के ही एक विद्यालय होम एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया गया। कैंडी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर करती। लोग भी उसे पसंद करते थे। कैंडी बचपन से ही एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अमेरिका में आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आज उसका नाम बदलकर कैंप फायर कर दिया गया है। जब वह 9 साल की हुई तो कैंडी ने द ब्लू बर्ड नाम की संस्था ज्वाइन कर ली, जो कि कैंप फायर गर्ल की ही एक छोटी शाखा थी। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए कुकीज और चॉकलेट भी बेचती थी। इसके लिए संस्था में काम करने वाली लड़कियां का इस्तेमाल किया जाता था। 6 मार्च 1959 को कैंडी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकलती है। रास्ते से कैंप फायर गर्ल स्टोर से 7 कैंप फायर बॉक्स चॉकलेट के डिब्बे भी ले लेती है। घर पहुंचकर कैंडी खाना खाती है और उसके बाद आंगन में अपने कुत्ते ब्रिफली के साथ कुछ देर खेलती। फिर करीब 4 बजे माँ इलेने से परमिशन लेने के बाद अपने साथ लाई कैंप फायर बॉक्स को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। जाने से पहले इलेने ने कैंडी को अंधेरा होने से पहले घर लौटने को कहा था, लेकिन 5:42 हो चुका है। अंधेरा हो गया है। अभी तक कैंडी का कहीं भी पता नहीं था। इलेने को पता था कि कैंडी कहीं भी होती है अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाती है, लेकिन आज अभी तक कैंडी घर नहीं पहुंची। संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगे। इलेने ने उसके दादाजी को फोन लगाया और सारी बात बताई और कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सूचित किया कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। करीब 6:30 पर लोग कैंडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि 6 बजे के आसपास कैंप फायर मिंट बॉक्सेस बेचते हुए उसे देखा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कैंडी वहां से किस दिशा में गई। कुछ समय बाद पुलिस भी लोगों के साथ जुड़ गई। अब सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने में लग गए। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे पड़े मिले। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था।
संभवतः उसने बेच दिए होंगे। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए लोग वापस लौट जाते हैं। कैंडी माँ इलेने रात भर सो नहीं पाई। उसने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी है बस सुरक्षित रहे। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। अब उसकी खोज में कई और लोग शामिल हो गए। उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने मोटर वाहन का इस्तेमाल किया तो कुछ लोग अपने घोड़ों से निकल पड़े। पहाड़ी इलाके में ढूंढने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन बिजली के चपेट में आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें बैठे 5 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने कैंडी की तलाश कर रहे लोगों को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखा। लेकिन इसका अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया। कैंडी की माँ इलेने ने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह हमेशा उदास रहने लगी। समय आता है 22 मार्च 1959 को कैंडी के गायब हुए करीब 16 दिन बाद उसके घर से करीब 7 मील दूर 2 शिकारी जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें रास्ते में एक जोड़ी जूते फेंके मिले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में छोटी बच्ची के जूते कौन लाया होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने जूते वापस अपने साथ लिए और कैंप की ओर चल दिए। कैंप पहुंचकर उन्होंने जूते के बारे में अपने साथियों से जिक्र किया। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई। इन जूते को पुलिस ने मंगवाया और कैंडी के दादाजी से शिनाख्त करने को कहा और उसके दादाजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये जूते कैंडी के ही हैं, क्योंकि उनके इसी नंबर के जूते कैंडी पहनती थी। उसके बाद पुलिस ने जूते मिलने वाली जगह के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर तलाश करने पर अचानक एक पुलिस अधिकारी को चीर लट्ठों के ढेर में अजीब सी चीज दिखाई दी। जब वह पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने वहां पर कैंडी की लाश एक संदिग्ध हालत में देखा। पोस्टमार्टम से पता चला कि कैंडी की हत्या दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर किया गया है। यह घटना धीरे धीरे पूरा शहर में फैल गया और लोग अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने भेजना बंद कर दिया। कैंडी के मौत के 4 साल बाद 1963 में उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। पुलिस सारे सबूतों के साथ लगातार प्रयास करती रही, लेकिन इस केस को सुलझा नहीं पाई। अब आता है साल 2021। एक नए जांचकर्ता ऑफिसर आते हैं और पुराने सबूतों की मदद से इस केस का छानबीन करना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन लगभग कभी न सुलझने वाला केस को सुलझाने का एक और अंतिम प्रयास इस बार सफल रहा। इस बार ये ऑफिसर आनुवंशिकी वंशावली तकनीकी की मदद से आखिर कातिल का पता लगा ही लिया। आनुवंशिकी तकनीकी एक ऐसा तकनीक है जिसकी मदद से परिवार के किसी एक सदस्य से दूसरे सदस्य का डीएनए मैच कराकर जांच पड़ताल की जाती है। तो इसमें बहुत छानबीन के बाद पूरे शहर को खंगालने के बाद हत्यारों में 3 भाई शामिल होने की बात सामने आती है। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों भाई इस दुनिया में अब नहीं होते हैं। उसमें से एक भाई का एक बेटी होती है जिसकी डीएनए लगभग उस डीएनए से मैच हो रही थी जो कैंडी के अंडरवियर पे मिले सीमेन में था। अब इस बात की वेरिफिकेशन के लिए उसके लाश, जिसका नाम जॉन हॉफ था, को कब्रिस्तान से निकाला जाता है। उसके शरीर में बचे अवशेषों से डीएनए वेरीफाइड हो जाता है। अब वह लड़की जो अपने पापा को हीरो मानती थी, अपने पापा के ऊपर धिक्कार करने लगती है। जब यह बात हत्यारा जॉन हॉफ के बहन को पता चलता है तो वह भी स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय वह डरकर अपने भाई के सीने से चिपक कर रो रही थी, क्योंकि कैंडी इसकी दोस्त थी और वो अपने भाई से उम्मीद रखने लगी थी कि वो उसको सुरक्षित रखेगा। लेकिन उसको तनिक भी शक नहीं था
कि इस घटना के पीछे उसके भाई का अहम भूमिका है। एक और अफसोस की बात यह है कि उसके हत्यारा पता चलने के बाद तक कैंडी के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये सुनकर वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आइए थोड़ा सा नज़र इस बात पे दौड़ा लेते हैं कि जॉन हॉफ जो कैंडी का हत्यारा था वो कौन था। उस समय से आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है क्योंकि वह काफ़ी हद तक एक घटनाहीन जीवन जी रहा था और 30 वर्ष की आयु में आत्महत्या करके मर गया। उसका जन्म 1938 में हुआ था और स्पोकन में एक महिला के बलात्कार के प्रयास के लिए गिरफ्तार होने के बाद उसे बाहर निकाले जाने से पहले उसने कुछ समय के लिए सेना में सेवा की थी, लेकिन यही महिला के आरोप के बाद सेना से उसको बाहर निकाल दिया गया था। स्पोकन पुलिस विभाग ने आखिरकार पुष्टि की कि वह कैंडी के पड़ोस में ही रहता था और उसने उस रात उसे ले जाने का फैसला किया होगा। तो दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपके दिल में कैसा फील हो रहा है, आपका कैसा मन कर रहा है, उसके बारे में सोचकर जो इस केस में हत्यारा का भूमिका निभाया है, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसा हत्या या फिर ऐसा घटना हमारे समाज में न हो, इसके लिए क्या अथक प्रयास करनी चाहिए, आप अपनी अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।